दोस्तों, एक ऐसी औरत होती है जो ना कि अपने पति से ही संबंध रखती है, बल्कि अपने दो उसके बेटे होते हैं, उन दोनों बेटे से संबंध रखती है। और उसके बाद जब पति को पता चलता है तो इस कदर से उसकी हत्या कर देता है, जो पुलिस को भी सुराग ढूंढने में सर का पसीना पैर तक आ जाता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव और आज की इस सच्ची घटना को मैं पूरे विस्तार से आपको सुना रहा हूँ। इससे पहले आप भावना में खो जाओ, एक वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बांदा, और बांदा में एक थाना पड़ता है जो मटौन थाना होता है। उसी थाने में एक गांव लगता है जो चमराहा गांव होता है। दोस्तों, उस चमराहा गांव में जब सुबह सुबह लोग घूमने के लिए निकलते हैं तो घर और गांव से कुछ दूरी पर लोग जब जाते हैं तो एक झाड़ी में बहुत सारे वहां पर कुत्ते लगे हुए होते हैं और भौंक भी रहे होते हैं। तो गांव वाले सोचते हैं कोई जानवर वगैरह मर गया होगा, उसके पीछे कुत्ते लगे पड़े हैं। लेकिन फिर भी गांव वाले सोचते हैं अगर इसे जो रोड है उससे ज़्यादा दूर अगर नहीं उसे फेंका गया तो एक दो दिन बाद बदबू आने लग जाएगी। इस चक्कर में वो शख्स उस झाड़ी के पीछे जाता है तो देखता है कि बिल्कुल खून से लथपथ निर्वस्त्र एक औरत की लाश पड़ी होती, जो कि उसका सर होता ही नहीं और ये हाथ की उंगलियां भी नहीं होती हैं। दोस्तों, जब इतना वो देखता है तो चिल्लाते हुए वहां से भागता है, और जो उसकी चीख पुकार सुन के और जो गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद में सब देखते हैं तो वो पुलिस को इत्तला करते हैं। जो मटौन थाना होता है वहाँ की पुलिस वहाँ पर आती है, आके देखती है उस लाश को। तो जो पुलिस वाले होते हैं उस लाश को कब्जे में लेके और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। दोस्तों, थोड़ी ही देर बीतती है कि एक मटौन थाने में फिर फोन आता है कि यहाँ पर एक औरत की मुंडी कटी पड़ी है। दोस्तों, पुलिस वाले पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जो उन्हें सब मिला है उसी की ये मुंडी होती है। और मुंडी सर इस तरह से कर रखा होता है कि यानी कि मानो किसी ने चेहरे पर उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की हो, और बाल जो होते हैं वो भी काफ़ी उखड़े हुए उलझे हुए होते हैं। दोस्तों, पुलिस वाले उस सर को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद में दोस्तों, पुलिस वाले उन गांव वालों से पूछताछ करते हैं, क्या तुम्हारे गांव की कोई महिला गुमशुदा है या तुम्हारे गांव की कोई महिला की ये लाश है। तो सभी लोग बोलते हैं ना तो यहाँ से कोई गुमशुदा है और ना ही यहाँ पर किसी भी महिला की ये हमारे गांव की लाश है। दोस्तों, उस थाने जो एसपी होते हैं वो एसपी अंकुर अग्रवाल जी होते हैं। अंकुर अग्रवाल जी आसपास के गांव में बहुत सारी पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग उस लाश के बारे में नहीं मिलता जिससे पुष्टि हो पाए कि ये लाश वहीं किसी की लेडीज या औरत की है। दोस्तों, उसके बाद जब पुलिस वाले निराश हो जाते हैं तो उसके बाद एसपी अंकुल अग्रवाल जी कहते हैं इस केस को मैं अपने हिसाब से देखूंगा, और जो भी उत्तर प्रदेश जिला बांदा के आसपास के जितने भी थाने होते हैं सब में वो सूचना पहुंचा देते हैं कि कोई भी ऐसी औरत जो लापता हुई हो, जिसका घर से किसी ने लापता की रिपोर्ट लिखवाई हो, तो मुझे सूचित करें। दोस्तों, जिस दिन लाश मिलती उस दिन 27 सितंबर होता है। उसके बाद में एसपी साहब जब सब थानों में सूचना पहुंचा देते हैं तो कुछ समय बाद जब वो अपने मुखबिर लगा देते हैं और पूछते हैं उनसे, तो किसी भी थाने में ऐसी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है। अब जो अग्रवाल जी होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, क्योंकि ये लाश आई तो आई कहाँ से। ऐसा नहीं है कि आसमान से आ जाए, किसी ना किसी आसपास गांव की ही होनी चाहिए, कुछ दूरी होनी चाहिए, आसपास के थाना क्षेत्र की होनी चाहिए, जो कि उनमें से ये सब नहीं थे। अब जो अंकुर अग्रवाल जी होते हैं वो दिमाग लगाते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें एक और बीच में कहानी बनती है। कहानी ये बनती है, जो थाना होता है मटौन, वो एकदम सरहद पे लगता है। सरहद किसी देश की नहीं होती है। जो मटौन थाना होता है उसके बाद में मध्य प्रदेश राज्य लग जाता है। दोस्तों, तो अग्रवाल साहब जी दिमाग लगाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश से ही कोई आया हो और लाश को फेंक के चला गया हो, क्योंकि जो सीमाएं होती हैं वो पुलिस वालों के लिए होती है, क्रिमिनल के लिए कोई सीमा महत्व नहीं करती है। दोस्तों, अंकुर अग्रवाल जी क्या करते हैं कि जो मध्य प्रदेश का उनके थाने के आसपास जितने भी थाने लगते हैं वो उन्हें सूचित कर देते हैं, क्योंकि जो अभी तक जो कार्रवाई चल रही थी वो मात्र उत्तर प्रदेश में ही चल रही थी। दोस्तों, अब मध्य प्रदेश के जो थाना उनके आसपास होते हैं
उन थानों में सभी में सूचित कर देते कि कोई महिला गुमशुदा हुई हो या गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी गई हो सितंबर महीने में, तो उन्हें संपर्क करें, सूचित करें। दोस्तों, अब होता ये कि वो एसपी साहब होते हैं तो थाने वाले भी जरा कठोरता से लेते हैं और उनमें से जो भी थाने की रिपोर्टें होती है वो पहुंचा देते हैं। अब अंकुर अग्रवाल जी के पास कम से कम लगभग 70-80 ऐसी गुमशुदगी की रिपोर्टें पड़ी होती हैं। उसके बाद में अंकुर अग्रवाल जी उनको देखते हैं। अब उस लाश का और जो भी गुमशुदा में डिटेल होती है रिपोर्टों में, उसमें वो मिलाते हैं, कैसा कद काठी, क्या रंग, क्या कुछ, सब मिलाने के बाद में एक ऐसी रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें से उनका वो सारा कुछ मैच हो रहा होता है। अब उसके बाद में अंकुर अग्रवाल जी, अब मध्य प्रदेश में जो जिला पड़ता है छतरपुर पड़ता है और थाना पड़ता है गौरीहार, उसमें एक गांव होता है पहरा गांव, वहां की वो औरत होती है और उस औरत का नाम होता है माया देवी। दोस्तों, फिर उसके बाद में जब अग्रवाल जी और छानबीन करते हैं तो जो माया देवी होती है उसके घर में उसका पति और 2 बेटे होते हैं, उन सबको बुलाती है और पूछताछ करती है, क्योंकि उनका शक उन्हीं लोगों पे जा रहा था जिस तरह की हिस्ट्री उन्होंने बताई थी। अब जो अंकुर अग्रवाल जी होते हैं वो माया देवी के पति और दोनों बेटों को अपने बांदा जिला ले आते हैं और अपने थाने में कड़ाई से पूछताछ करते हैं। तो वो सब रोने लगते हैं। जो माया देवी का पति होता है उसका नाम होता है राजकुमार अहिरवाल। तो राजकुमार अहिरवाल जो होता है सिसक सिसक के रोने लगता है और रो के अपना गुनाह कबूल कर लेता है। फिर जो अग्रवाल जी होते हैं एसपी, वो पूछते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और ऐसी क्या वजह हुई जो तुमने कति हैवान बन के इनकी हत्या कर दी। दोस्तों, उसके बाद में जो राजकुमार अहिरवाल होता है वो बताता है कि मेरे 2 ये बेटे हैं और मैं था, मेरी पत्नी थी, मेरी पत्नी खत्म हो जाती है। उसके बाद में ये जो औरत होती माया देवी, मेरी इससे मुलाकात होती है। माया देवी की जो पीछे की हिस्ट्री है वो ये होती है कि माया देवी की एक शख्स से शादी होती है और उससे पटती नहीं है तो वो भी उसे छोड़कर अलग रहने लगती है। उसके बाद राजकुमार अहिरवाल से माया देवी की मुलाकात हो जाती है। दोनों अब एक दूसरे को जानने लगते हैं, मिलते हैं, आपस में मुलाकातें करते, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और इधर राजकुमार अहिरवाल की भी पत्नी खत्म हो चुकी होती है, उधर उसका पति माया देवी का उसे भी उसने छोड़ दिया होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को जब पसंद करने लगते हैं तो एक दूसरे की सहमत से ये आपस में शादी कर लेते हैं। राजकुमार अहिरवाल भी सोचता है कि मुझे भी लाइफ पार्टनर मिल जाएगा और मेरे बच्चों को एक माँ मिल जाएगी। दोस्तों, उसके बाद एक ही घर में बड़ा सुकून से रहने लगते हैं। कुछ समय बीतता है, उसके बाद में जो राजकुमार अहिरवाल के छोटे बेटे होते हैं वो उदास रहने लगता है और बड़ा बेटा बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो उसके बाद में एक दिन राजकुमार अहिरवाल अपने छोटे बेटे से पूछते हैं कि बेटा क्या बात है जो तुम इतने उदास रहते हो। लेकिन छोटा बेटा जो होता है वो बात को टाल जाता है और कुछ भी नहीं बताता है। उसके बाद राजकुमार जो होता है वो चला जाता, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसे ही और होता है, जो छोटा बेटा बैठ के रो रहा होता है। राजकुमार जो अहिरवाल होता है वो छोटे बेटे से पूछता है कि बेटा क्या बात है, तुम दिन पे दिन उदास रह रहे हो, तुम जो भी बात है मुझे निडरता से बताओ। जो उसका छोटा बेटा होता है वो अपने पिताजी को यानी कि राजकुमार को बात बताने लगता है। कहता है जो आप शादी करके लाए, जो ये मम्मी है, इनकी आदत सही नहीं है। ये मुझसे कहती हैं कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, अगर नहीं बनाओगे तो मैं झूठे रेप केस में तुम्हें फंसा दूंगी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चिंता करता हूँ अपने आप पर और पूरे परिवार के बारे में कि आगे क्या होगा। इतनी बात जब राजकुमार सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें अपने बेटे पे भी भरोसा होता है और अपनी बीवी पे भी भरोसा होता है कि वो जो माया देवी है वो ऐसा कैसे कर सकती है। खैर, उस समय वो कुछ नहीं करते, बस दिमाग में बात रखते और चले जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि राजकुमार और उसका छोटा बेटा घर पे नहीं होते हैं। उसका बड़ा बेटा और वो माया देवी यानी कि राजकुमार की पत्नी होती है घर पे, और अचानक से राजकुमार बाहर से आ जाते तो घर में देखते हैं अंदर जाके कि उनका बड़ा बेटा जो होता है और उनकी जो पत्नी होती है आपसी में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। राजकुमार देखता बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन उस समय वो कुछ नहीं बोलता है। उसके जो छोटे बेटे ने बातें बताई थी वो सारी उसके दिमाग में आ जाती हैं कि छोटा बेटा सही कह रहा था, इसका मतलब ये औरत सही नहीं है, ये पूरे घर को बर्बाद कर देगी। और उसके बाद में जब कुछ घंटे बीत जाते हैं
तो अकेले में अपने बड़े लड़के को बुलाता है वो राजकुमार, और छोटे लड़के को भी बुलाता है और बड़े लड़के से कहता है कि ये औरत सही नहीं और जो तुम कर रहे हो ये भी सही नहीं, ये तुम्हारी रिश्ते में तो माँ लगती है लेकिन तुम जो इसके साथ कर रहे क्या सही है? तो बड़ा बेटा भी कहता हाँ पिताजी ये है तो गलत है, लेकिन ये मुझसे कहती थी अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी। उसके बाद में दोस्तों उसका पिताजी जो होता है वो कहता है इससे हम छुटकारा जब ही पा सकते हैं जब इसको मार देंगे, इससे पहले हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते, हो सकता है ये किसी गलत केस में फंसा दे। दोस्तों एक उसका भतीजा भी होता है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। जब ये 4 बंदे हो जाते हैं तो आपस में चारों एक प्लान बनाते हैं और अपनी पत्नी से जाके कहते हैं कि आज हम कहीं घूमने चल रहे हैं। तो पत्नी भी राजी हो जाती है और ये बाहर से एक 4 पहिए की गाड़ी ले आते हैं जिसमें खुद चारों बैठते हैं और पत्नी को अपनी बिठालता है राजकुमार और बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाते हैं एक सुनसान जगह पर वो चारों उतरते हैं और राजकुमार अपनी पत्नी से भी इशारा करता है नीचे आ जाओ। उसकी पत्नी जब नीचे आती है उसे कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मेरे साथ इतना गलत होने वाला है। दोस्तों राजकुमार जब अपनी पत्नी को बुला लेता है और उसके बाद में नीचे उसे गिरा लेता है और चारों मिलके उसकी गला दबा के उसकी हत्या कर देते। दोस्तों हत्या तो उन्होंने कर दी और सोची समझी साजिश थी उनको कि लाश को कैसे ठिकाने लगाना जो पुलिस हमें ना पकड़ पाए। उसके बाद में क्या करते हैं एक कुल्हाड़ी निकालते उसी गाड़ी में से राजकुमार और उस औरत का गला धड़ से अलग कर देते हैं। उसके बाद में वो उस चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश करते, बाल भी नोचते और उसके बाद में सोचते हैं कहीं पुलिस वाले ऐसा ना हो कि फिंगरप्रिंट से उसका पहचान कर लें, इसलिए उसकी उंगलियां भी दोनों हाथ की काट देते हैं। उसके बाद में वो उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में जाते हैं और जो कि थाना जब मैंने आपको बताया था मटोन लगता है उसी क्षेत्र में वो एक झाड़ी के पीछे उस औरत की लाश फेंक देते हैं और कुछ दूरी पे जाने के बाद में उसका सर फेंक देते हैं। इस तरह वो इस घटना को अंजाम देते हैं। दोस्तों उसके बाद में जो एसपी साहब होते हैं अंकुर अग्रवाल जी उन पे केस दायर करके उन्हें जेल भिजवा देते। लेकिन दोस्तों सीख ये मिलती है क्या औरत इतनी नीचे गिर सकती है अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए अपने पति से, शायद उसका जो पहले का पति रहा होगा उससे भी इसी बात पे नहीं बनी होगी, उसे छोड़ दिया और दूसरा पति किया जो राजकुमार अहिरवाल था उसको भी साथ में रख रही और जो नौजवान बेटे थे उनके यानी कि वो सौतेली माँ थी उन बच्चों की, उस बड़े बेटे से भी संबंध बना रही और छोटे बेटे को भी कह रही थी अगर नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हें रेप केस में अंदर करवा दूंगी। तो मजबूरी भी थी लेकिन इसका और भी रास्ता था, पुलिस में कंप्लेंट करते पुलिस इसकी कार्रवाई करती तो शायद आज वो भी जिंदा होते और ये लोग भी जेल के पीछे ना जाते। दोस्तों कहानी इसी के साथ खत्म हुई। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें और दोस्तों अपनी जो राय हो आप लोगों की वो भी हमें कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और जाने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो जो ऐसी कहानी घटनाएं आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए नमस्कार।